लेकिन अगर हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ठीक नहीं रहेगा तो तीसरी लहर जरूर आएगी। और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। जी हाँ। नमस्कार, स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। मैं हूं महक। कोरोना वायरस की 2 लहरों के बाद अब तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है और ऐसे में कोरोना वायरस का तीसरा वेरिएंट, जिसे डेल्टा प्लस का नाम दिया गया है, वो दस्तक देने को तैयार है। इस वक्त हमारे साथ कोरोना टास्क फोर्स के हेड और केजीएमयू के रेस्पिरेटरी विभाग के एचओडी डॉक्टर सूर्यकांत जी मौजूद हैं। आइए हम चर्चा करते हैं इनसे कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर और लोगों के मन में जो डर है और भय है उसको कैसे कम किया जाए, इसके बारे में हम डॉक्टर साहब की राय लेते हैं। जी महक जी नमस्कार। देखिए महक जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये जो 2020 में जो कोरोना की पहली लहर आई थी वो था हमारी प्रकृति का कहर, और कोरोना की जो दूसरी लहर 2021 में आई या 21 में ही जो तीसरी लहर आने की संभावना है, ये हमारी होगा प्रवृत्ति का असर। तो पहला बार कोरोना आया, ये प्रकृति की महामारी थी, और दूसरी और तीसरी और जितनी भी लहरें आएंगी वो हमारी प्रवृत्ति का असर दिखाएंगी। प्रवृत्ति से मेरा मतलब है कि अगर हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ठीक बना रहेगा तो कोई तीसरी लहर नहीं आएगी, लेकिन अगर हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ठीक नहीं रहेगा तो तीसरी लहर जरूर आएगी। और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। जी हाँ। अभी हुआ क्या है, लोगों ने साल 1.5 साल से शादी के निमंत्रण पत्र नहीं छपवा पाए, तो लोग जो है कोरोना को बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र छपवाने लगे हैं, लोग भीड़ में जाने लगे हैं। अभी आपने केम्प्टी फॉल का एक वीडियो देखा होगा उत्तराखंड का, वहाँ पर देखिए किस तरह की भीड़ है। इस तरह से हमें लगता है कि हमारे देश में गाय भैंसें भी नहीं नहाती होंगी जिस तरह से वहाँ लोग केम्प्टी फॉल के सामने खड़े हुए थे। उस वीडियो में आप देखिए, आप मनाली के वीडियोस देख लीजिए। अरे ये देश आपका है, अपना है। यहाँ के धर्म स्थान, यहाँ के पवित्र स्थान, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के रिलीजियस प्लेसेस, यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस, ये कहीं नहीं जा रहे हैं। कोई भाई एक और दुनिया को हम गिफ्ट नहीं देने जा रहे हैं कि कल को अमेरिका से कहें कि भाई केम्प्टी फॉल आप ले लो, मनीला कहें लंदन से आप ले लो। अरे ये हमारा है, हमारी विरासत है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, ये हमारे अपने ही रहने वाले हैं। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़े पेशेंस की ज़रूरत है। अरे भाई आप हम चिकित्सकों से भी तो कुछ लीजिए सबक, कि हम तो जानबूझ के खतरों के खिलाड़ी बने रहते हैं। कोविड का जहां वार्ड है, आपके घर में एक कोविड का मरीज हो जाता है, आप उसको क्या कर देते हैं? आइसोलेट। क्यों? क्योंकि उसके वायरल लोड से आप डरते हैं, क्योंकि उसके वायरस आपको ना लग जाएं। और हम जिस वार्ड में ड्यूटी करते हैं उसमें 40 मरीज कोरोना के रहते हैं। कभी सोचा आपने 40 मरीज जब कोरोना के जिस वार्ड में रहेंगे और हर सांस से जब कोरोना छोड़ेंगे तो उस वार्ड का कोरोना लोड क्या होगा, वायरल लोड क्या होगा, और उसमें जाने वाले डॉक्टर, हेल्थ केयर वर्कर, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ को कितना खतरा होगा। तो हमें आपकी जो एक तरह से अनुशासनहीनता है, आपकी जो लापरवाही है, वो किसको भुगतनी पड़ती है? वो हम चिकित्सकों को भुगतनी पड़ती है, अंततः हम ही को भुगतनी पड़ती है। और यही कारण है कि पिछले 18 महीने में 1500 हम डॉक्टर्स की डेथ हो चुकी है, 1500 चिकित्सक शहीद हो गए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। आप क्या चाहते हैं? तीसरी लहर आए, फिर वही सीन दोहराए जाएं 2021 वाले सेकेंड वेव के, और फिर डॉक्टरों को आपके ज़िंदगी में खतरे में डालें और उनकी जान और चली जाए। ये आंकड़ा 1500, 2000, अरे ये कोई कोरोना मीटर नहीं है। आप सोचिए, देश के वो स्किल्ड लोग हैं जो देश के लोगों की जान बचाते हैं, और उनकी जान जोखिम में डालने का पूरी जिम्मेदारी आप पर है। आप अगर लापरवाह होंगे तो कोविड आएगा, आप अगर लापरवाह होंगे दोबारा आएगा, बहुत बड़ी संख्या में आएगा, तीसरी चौथी लहर के रूप में आएगा। और हाँ, जितना ज़्यादा उसको कोविड को दूसरे शरीर में घुसने का मौका मिलता रहेगा, नए नए वेरिएंट आते जाएंगे। जैसा आपने कहा कि अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट है या डेल्टा वेरिएंट है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस समय डेल्टा वेरिएंट का खतरा बना हुआ है। और डेल्टा वेरिएंट की खतरनाक बात क्या है कि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत है, ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत है, यानी ये दूसरों को संक्रमण बहुत बड़ी संख्या में फैलाता है, इसकी फैलने की ताकत बहुत है। तो अक्सर एक घर में एक मरीज होगा तो सब घर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है
कि अगर तीसरी लहर से बचना है तो हमें अनुशासित रहना है, मिलने पे हाथ नहीं मिलाना है, नमस्ते करना है, हाथ धोते रहना है, बाहर निकलने पे मास्क लगा के रखना है, 2 गज की दूरी बना के रखना है। अभी तो हमने देखा जनवरी 2021 में नया साल शुरू हुआ और कोविड के केस कम हो रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन लॉन्च कर दी थी। तो लोग ऐसे मिले जैसे, और ऐसे हाथ मिलाए कि 15-15 मिनट तक हाथ मिलाते रहे। अरे भाई, हाथ मिलाने से कोरोना इधर का उधर हो जाता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस सब आपस में ट्रांसमिट हो जाते हैं। वायरस ही नहीं, सब कुछ, जितने इन्फेक्शन हैं। तो भाई ऐसे ना मिलिए कि पता चला पिछले कुंभ में मिले थे और दूसरे कुंभ में फिर आके मिले। अरे नहीं भाई, इतना अभी दूरी नहीं हुई है, कुंभ तो 12 साल बाद आता है। तो हम लोग फिर मिल सकें, फिर पर्यटन स्थल पे जा सकें, फिर होली ईद मना सकें, गले मिल सकें, हाथ मिला सकें, फंक्शन कर सकें, शादियां कर सकें, सेलिब्रेशन कर सकें, इसके लिए हमें थोड़े धैर्य की आवश्यकता है। डॉक्टर ने हमें बिल्कुल सही बात बताई कि लोगों को खुद अपनी सुविधाओं को कम करके, लोगों से बातचीत कम करके, मिलने जुलने का कार्यक्रम कम करके सहूलियत बरतनी होगी। डॉक्टर साहब ने बताया कि हाथ धोते रहना होगा, इस सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे भारत में जो वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, लेकिन ICMR का मानना है कि ये वैक्सीनेशन जो है वो नाकाफ़ी है, क्योंकि हमारे भारत की जो जनसंख्या है वो 135 करोड़ से भी ज़्यादा है। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर को रोकना किस हद तक मुश्किल होगा? देखिए महक जी, मैं आपको बता दूं कि ICMR ने तो अब कहा है, और मैंने तो आप देखिए 16 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री जी ने जब लॉन्च किया था वैक्सीनेशन को, उसी दिन यानी पहले दिन पहला टीका मैंने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में लगवाया था। और उस दिन से मैं कह रहा हूं कि हमारे देश में जो वैक्सीनेशन लगाने की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे देश की वैक्सीनेशन कैपेसिटी है 1 करोड़ वैक्सीनेशन पर डे हम लगा सकते हैं। हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी व्यवस्था मौजूद है। और पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी 1 करोड़ पर डे का वैक्सीनेशन लगवाइए। और केवल 21 जून को छोड़ के, 21 जून को जब विशेष अभियान प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस दिन उन्होंने कहा कि प्रदेश की कोई जिम्मेदारी नहीं है कोविड टीकाकरण की, इस पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार वहन करेगी, पूरा खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी, निःशुल्क टीकाकरण कराएगी पूरे देश का। 21 जून को 88 लाख के करीब टीके लगे थे, वो एक रिकॉर्ड है और उस दिन मैं बहुत खुश था। लेकिन उसके बाद वो 21 जून दोबारा नहीं आई, कभी 35 लाख, कभी 40 लाख, कभी 30 लाख। इस पेस से बिल्कुल ठीक बात है, ICMR का भी कहना है, और मैंने तो ICMR से 6 महीने पहले कह दिया था कि इस पेस से हम जो देश की हर्ड इम्यूनिटी है वो इतनी जल्दी नहीं पैदा कर सकते हैं। उस समय मैंने कहा था कि थर्ड वेव आने के पहले अगर हम टीकाकरण अपना पूरा कर दें। अब टीकाकरण पूरा करने का क्या मतलब, मैं आपको दर्शकों को समझा दूं कि 135 करोड़ की जनसंख्या में 90 करोड़ लोगों का टीकाकरण होगा, तब जाके देश में हार्ड इम्यूनिटी आ पाएगी। और 90 करोड़ लोगों का टीकाकरण का मतलब है 180 करोड़ डोजेस, और अभी तक 40 करोड़ डोजेस लगी हैं, 140 करोड़ डोजेस अभी लगना बाकी है। केवल जो 2 डोज लगी है उसमें 8% जनसंख्या है, बहुत कम जनसंख्या है। देखिए, इम्यूनिटी के 2 ही तरीके हैं, या तो इन्फेक्शन से या वैक्सीनेशन से। इन्फेक्शन से हमारे देश में सीरो सर्वे स्टडीज़ कहती हैं लगभग 25% जनसंख्या जो है वो इन्फेक्शन से इम्यूनिटी प्राप्त कर चुकी है, अर्थात उनको एंटीबॉडी बन चुकी हैं। अब बाकी ये 40 करोड़ डोजेज लग चुकी हैं जो वैक्सीनेशन से है। तो इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन मिला के अभी बहुत ज़्यादा संख्या नहीं हुई है, और हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त करने के लिए हमें 90 करोड़ लोगों के अंदर इम्यूनिटी यानी एंटीबॉडी पैदा करनी होगी, तब जाके भारत कोरोना पर विजय प्राप्त कर पाएगा, कोरोना फ्री देश डिक्लेयर हो पाएगा। तो उसके लिए हमें सहयोग की ज़रूरत है, हमें बचाव की भी ज़रूरत है, जैसा मैंने कहा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन करते रहिए, और हमें वैक्सीनेशन की भी ज़रूरत है। तो ऐसे लोग जिनके मन में भ्रम है वैक्सीनेशन को लेके, बहुत अच्छी अच्छी पहल की जा रही है। मैं भी कई ब्रांड एम्बेसडर कोविड वैक्सीनेशन का होने के नाते बहुत सारे प्रोग्राम में जा चुका हूँ। मुझे अच्छा लगा, अभी एक जो मौलाना लोगों की संस्था है उसने बहुत बड़ा प्रोग्राम कराया था, पूरा नेशनल और इंटरनेशनल 6 लोगों के बीच में उसका फेसबुक लाइव हुआ, और उसमें साफ साफ लोगों ने कहा, अपील की सब लोगों ने जितने हमारे साथ वक्ता थे कि जितने भी भाई लोग इनको देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, वो सब लोग आगे आएँ और टीकाकरण करवाएं, क्योंकि टीकाकरण ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो वास्तव में पूर्ण समाधान दे सकती है। इसके अलावा हमारी लापरवाही हमें बीमार बना सकती है। तो कृपया ध्यान रखें कि वैक्सीन को चुनिए, वायरस को नहीं। बिल्कुल सही बताया गया डॉक्टर साहब के द्वारा। डॉक्टर साहब, तीसरी लहर को लेकर बच्चों को और अभिभावकों को बहुत ही गहन चिंतन है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है और बच्चों के लिए अभी तक टीका नहीं विकसित हो सका है। तो इस पर क्या कहना है आपका, इस डर को कैसे कम किया जाए?
देखिए बच्चों, अगर आप देख रहे हैं तो बच्चों डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बचने की ज़रूरत है। हमारा एडल्ट वैक्सीनेशन जितना अच्छा होगा, बच्चों भी उतने प्रोटेक्ट होंगे इनडायरेक्टली। क्यों? क्योंकि बच्चों को संक्रमण होगा कहाँ से? बच्चों के स्कूल बंद हैं, तो 18 साल से नीचे को टीकाकरण अभी हमारे देश में तय नहीं हुआ। हालांकि बच्चों के लिए खुशखबरी है कि 2 इंडियन कंपनीज जो हैं वो बच्चों के टीकाकरण पे काम कर रही हैं। कोवैक्सीन जो कर रही है वो 2 से 18 साल के बीच में टीकाकरण के लिए काम कर रही है। उसका तो 3rd फेज का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा कोवैक्सीन की तरफ से ये जो भारत बायोटेक कंपनी है जिसने कोवैक्सीन बनाई है, तो इसका कोवैक्सीन का जो चाइल्ड वर्जन है वो टीकाकरण भी आ जाएगा, बच्चों के टीकाकरण की सुविधा हो जाएगी। एक तो अच्छी न्यूज़ ये है बच्चों के लिए। दूसरी में जो 2 से 18 साल के जो बच्चे हैं, 2 साल से बच्चे तो अक्सर माँ का दूध वगैरह पीते हैं, घर में ही रहते हैं, वो कहीं बाहर नहीं रहते हैं, माँ की गोद में, पिता की गोद में या घर वालों की गोद में रहते हैं, तो सुरक्षित हैं। और उनके साथ ईश्वर भी है। ईश्वर ने छोटे बच्चों को एक इम्यूनिटी देता है। बच्चा जब भगवान बच्चे को जन्म देता है तो कहता है कि लीजिए बच्चा, हमने तुम्हें थोड़ी सी पैदाइशी इम्यूनिटी दे दी है जिससे कि तुम बीमारियों का और इनका मुकाबला कर सको, क्योंकि अभी तुम्हारा शरीर के ऑर्गन डेवलप नहीं हुए हैं। इसको हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। तो इस इनेट इम्यूनिटी से कोरोना से भी वो सुरक्षित रहते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए तो भगवान साथ है, तो इंसान की क्या भी साथ है जब जिसके साथ भगवान है, तो भगवान उनकी सुरक्षा करता है। और दूसरी एक और बात है, छोटे बच्चों में कोरोना जो शरीर में प्रवेश करता है और मल्टीप्लाई करता है, वो करता है एक रिसेप्टर के माध्यम से, और उसका नाम होता है ACE2 ACE2 रिसेप्टर्स। ये ACE2 रिसेप्टर्स 2 साल से छोटे बच्चों में तो बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। 2 साल से ऊपर भी धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती है और 18 साल तक, इनका 21 साल तक ACE2 रिसेप्टर्स बढ़ते रहते हैं। तो देखिए 2-3 चीज़ें बच्चों के हक में जाती हैं। एक, ईश्वर की कृपा, उनको इनेट इम्यूनिटी दे रखी है। दूसरा, स्कूल बंद, वो घर के अंदर हैं। तीसरा, ACE2 रिसेप्टर कम है, यानी वायरस घुस भी जाएगा तो हम अक्सर कहते हैं कि जिस तरह हनुमान जी जब गए थे लंका समुद्र को पार करके, तो सुरसा के शरीर में गए और छोटे बन के निकल आए। तो कोरोना जाएगा भी तो जाके लौट आएगा। क्यों? क्योंकि उसको ACE2 रिसेप्टर्स मिलेंगे नहीं तो मल्टीप्लाई कहाँ से करेगा। तो ये 3 चीज़ें बच्चों के फेवर में। और चौथी चीज़ मैंने बताई कि वैक्सीनेशन भी बच्चों का आने वाला है, वो भी हमारी स्वदेशी वैक्सीन के साथ। एक चीज़, 5वीं चीज़ मैं बच्चों को बता देता हूँ कि बच्चों अभी टाइम है थोड़ा, तो अपनी इम्यूनिटी भी ठीक कर लीजिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो आप अपनाएंगे ही। गलती से भी आपको देखिए, स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, तो डिग्री कॉलेज खुलने वाले हैं, कुछ बच्चों को हो सकता है बाहर निकलना पड़े, तो आप घर से बाहर निकलें तो मान के चलें कि जिस हवा में आप बाहर निकल रहे हैं वो हवा प्रदूषित है, उस हवा में कोरोना फैला हुआ है। तो आप बाहर निकलते ही मास्क लगा लीजिए, तो आपको प्रदूषित वायु से कोरोना नहीं होगा। आप मान के चलिए कि जो व्यक्ति आपको मिलेगा, भले ही आपका टीचर हो, प्रिंसिपल हो, ऑफिस क्लर्क हो, चाचा जी हो, ताऊ जी हो, अंकल हो, आंटी हो, कोई भी हो, आप मान के चलिए जो बाहर मिलेगा उसको मान के चलिए कि उसको कोरोना हो रखा है, तो उससे 2 गज की दूरी बनाए रखिए, नमस्ते करिए, हाथ मत मिलाइए, आलिंगन मत करिए। और कोई चीज़ें जब आप बाहर निकलते हैं तो मेज छूते हैं, कंप्यूटर छूते हैं, वगैरह वगैरह, तो चीज़ों को छूते रहते हैं तो संक्रमित वस्तु से भी आपको खतरा हो सकता है। तो जहां मौका मिले वहां हाथ धोते रहिए, और साबुन पानी ना मिले तो अपने जेब में एक पेपर सोप लेके चलिए, और जहां मौका मिले वहां पानी हो, पेपर सोप से हाथ धोइए और बीच बीच में हाथ धोते रहिए आराम से, अच्छी तरीके से। तो 3 तरह से संक्रमण फैलता है और तीनों तरह से आप बचाव करते रहेंगे। संक्रमित व्यक्ति से बचने के लिए व्यक्ति से 2 गज की दूरी बनाए रखिए। संक्रमित वायु से बचने के लिए आप मास्क लगा के रखिए, और संक्रमित वस्तु से बचने के लिए आप हाथ धोते रहिए। और हाँ, एक दूसरे से कोरोना ट्रांसफर ना हो जाए तो हाथ मत मिलाइए। ये सब आप करते रहेंगे तो कोरोना आपको छू नहीं पाएगा। मान लीजिए आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ा, तो जब आप घर के अंदर लौटिए तो आप मान के चलिए कि एक्सीडेंटली, कोइंसिडेंटली या किसी भी तरह से कोरोना कुछ आपके शरीर के अंदर आ गए हैं या शरीर पर आ गए हैं। तो आप क्या करिए, घर के अंदर आइए, बाथरूम में सीधे जाइए, साबुन पानी से नहा लीजिए, तो आपका ये हो गया एक्सटर्नल सैनिटाइजेशन। साबुन पानी से आपको मालूम कोरोना मर जाता है। बाथरूम से बाहर निकलिए, पानी उबाल के स्टीम ले लीजिए, और ये स्टीम कहाँ गई, नाक में, मुंह में, गले में, फेफड़े में, तो ये हो गया आपका इंटरनल सैनिटाइजेशन। तो गलती से कोरोना अगर आपके शरीर के कहीं बाहर रुक गया, और जो कपड़े आपने पहने वो धुलने डाल दीजिए साबुन पानी में, तो शरीर के बाहरी सरफेस पे अगर कोरोना आ गया है तो आपने नहा लिया तो एक्सटर्नल सैनिटाइजेशन से मर जाएगा। अंदर सांस में गलती से चला गया है तो आपने स्टीम ले ली तो उससे मर जाएगा। ये हो गया आपका इंटरनल सैनिटाइजेशन, हो गया ना कोरोना फ्री। तो आप गए तो थे घर के बाहर, रिस्क पे निकले, भीड़ में हो सकता जाना पड़े,
ऑफिस में भीड़ हो, यूनिवर्सिटी में भीड़ हो, कॉलेज में भीड़ हो, कहीं भी भीड़ हो सकती है, और हो सकता आप रिस्क रही हो एक्सपोजर के, लेकिन लौट के आए तो आपने एक्सटर्नल सैनिटाइजेशन कर लिया, इंटरनल सैनिटाइजेशन कर लिया, तो आप हो गए कोरोना फ्री। और एक चीज़ और, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपना खान पान ठीक रखिए। मैं यहाँ पे बहुत क्लियर कर दूँ कि देखिए, ट्रेडिशनल थाली जो होती है वही इम्यूनिटी की थाली होती है। जिस थाली में हरी सब्जी है, जिस थाली में दाल है, जिस थाली में दूध या दूध के प्रोडक्ट हैं, वो थाली इम्यूनिटी की थाली है। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि मैं नॉन वेज खा लूँगा तो प्रोटीन की ज़्यादा ताकत आ जाएगी, तो इम्यूनिटी आ जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, नॉन वेज से प्रोटीन तो आ जाती है, लेकिन इम्यूनिटी नहीं आती है। इम्यूनिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हरी सब्जी और फल ही खाने पड़ेंगे। इम्यूनिटी हरी सब्जी और फल से ही आती है। इसलिए आप देखिए, हमारे जो तमाम ऋषि मुनि थे, जंगलों में तपस्या करते थे और कंदमूल फल खाते थे और मस्त रहते थे और बड़े इम्यून रहते थे। तो आप सोचिए कि खाने में थोड़ा सा तब्दीली लानी हो पाई। एक और लोगों को मैं गलत कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं क्लियर कर दूं। जैसे एक्सरसाइज की बात की जाती है, एक्टिविटी की, तो मैं कहता हूं, डॉक्टर सूर्यकांत कहते हैं, वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। वॉक कभी भी आप करिए, सुबह, दोपहर, शाम, रात। आपको जान के हैरत होगी, हमारी पत्नी पता कब वॉक करते हैं? रात के 11 से 12। अब आप हंसेंगे, जन संदेश टाइम महक जी भी मुस्कराएंगी बाद में जाके कि ये कौन से डॉक्टर साहब हैं जो रात के 11 से। जी हाँ, क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता है। रात के 11 से 12 होते हैं, सब फ़ोन निपटाते हैं उसी दौरान इंपॉर्टेंट, और उसी दौरान वॉक कर लेते हैं। तो आप भी देखिए, वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। लेकिन घर के अंदर इंडोर गेम्स जैसे बैडमिंटन है, टीटी है, जो भी आप खेल सकते हैं वो खेलिए। और अगर हो सके तो योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये सब भी कर लीजिए। बच्चों के लिए अच्छा है, ध्यान से मेमोरी बढ़ती है, आपके पढ़ाई लिखाई में काम आएगी। एक गलतफहमी लोगों को और है, जैसे नॉनवेज को लेके गलतफहमी है, वैसे एक जिम को लेके और गलतफहमी है। लोगों को लगता है जिम चले जाएंगे तो हम में जो है ताकत ही ताकत आ जाएगी। मैं आपको बता दूं, जिम जाने से पर्टिकुलर मसल का डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जांपल, जिम गए और आपने आपने वो उठाया, जी डंबल्स उठाया, आपने वेट उठाया, वेट ऐसे ऐसे किया, तो सलमान और अक्षय कुमार की आपके बाइसेप्स तो बन जाएंगे उनकी तरह, लेकिन क्या होगा? टिश्यू इंजरी बहुत होती है, उसके लिए रिपेयरिंग आपको बहुत चाहिए, उसको हाई पावर की डाइट चाहिए और बहुत सारी कॉम्प्लिकेट। तो शरीर शॉर्टअप के लिए जाना है आपको, तो आप जिम चले जाइए। लेकिन शरीर के अंदर इम्यूनिटी लानी है तो आपको योग करना पड़ेगा, आसन करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे योग भी तो एक्सरसाइज है। जी नहीं, बिल्कुल योग एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज को जब सांस के लय के साथ कुछ पोस्चर्स किए जाते हैं उसको योग कहते हैं, और बिना सांस की लय के जो शारीरिक क्रियाएं की जाती हैं उसको जिम की एक्सरसाइज कहते हैं। तो आप जान लीजिए आज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सरसाइज एंड योगा। एक्सरसाइज मीन्स मस्कुलर एक्टिविटी, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं वो एक्सरसाइज है। अगर आप कोई सिंपल पोस्चर बना रहे हैं, बहुत कोई विग्रेस एक्सरसाइज नहीं, सिंपल पोस्चर बना रहे हैं लेकिन उसमें सांस की लय को जोड़ दे रहे हैं, तो ये योग है। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं कि आपने सिंपली पैरों पंजों पर खड़े हुए, आप जिसको हम ताड़ासन कहते हैं, आपने ताड़ासन किया और खड़े होने यानी ऊपर जाते समय आपने ऐसे सांस ली, और खड़े होने से पंजों के नीचे जब आप नीचे हुए, सीधे खड़े हुए, और तब आपने सांस निकाली। तो ये आपने दो पोस्चर किए, पंजे पे ऊपर खड़े होना और नीचे आना। खड़े हुए तो सांस आपने अंदर भरी और नीचे आए तो सांस उतारी, ये योग हो गया। दिस इज नॉट एक्सरसाइज। तो ये अंतर आप जानिए। योग का मतलब होता है जोड़ना, अपनी पर्सनालिटी में कुछ जोड़ना। आप जिम जाते हैं उसमें भी पर्सनालिटी में आपको जोड़ रहा है। कैसे? आप दिखने लगते हैं ना, एप्स हो गई सलमान खान की तरह, अक्षय कुमार की तरह, आपके ये हो गए संजय दत्त की तरह। तो ये सब आपको करना है, वो भी अच्छी चीज़ है। आप एक्स्ट्रा कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, करिए आप। लेकिन इस समय हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो एक तो आप योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान करिए, इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। आपका जो प्राणायाम करने से लंग की इम्यूनिटी बढ़ती है। तो जैसे ऐसे एक्सरसाइज डंबल करने से आपकी बाइसेप्स बढ़ जाती हैं, इसी तरह जब आप गहरी सांस लेते हैं, प्राणायाम क्या है? प्राण प्लस आयाम, यानी एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीदिंग। तो जब आप एक्सटेंशन ऑफ ब्रीदिंग करते हैं तो नॉर्मली हम जब सांस लेते हैं तो हमें पता नहीं चलता, हम सांस लेते रहते हैं और आधा लीटर हम सांस अंदर एक बार में लेते हैं। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं तो आधा लीटर नहीं बल्कि 1, 1.5, 2 लीटर तक सांस लेते हैं। ऐसे ये हमने गहरी सांस ली तो हमने आधा लीटर सांस नहीं ली, अब हमने ज़्यादा सांस ली। तो ज़्यादा सांस ली तो हमारे फेफड़े ऐसे पूरे फैलते हैं, ऐसे पूरे सिकुड़ते हैं। तो ये हो गई फेफड़ों की एक्सरसाइज। ये फेफड़े का स्टेमिना बढ़ा और फेफड़े मजबूत हुए। और जितनी हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, आपको मालूम होगा सांस लेने में, जी हाँ, सांस लेने में रेस्पिरेशन की कुछ मसल्स होती हैं, वो स्ट्रांग होती हैं। जैसे एक डायफ्राम होता है जो चेस्ट और एब्डोमेन के बीच में होता है, आगे की एब्डोमिनल मसल्स होती हैं,
ये काम करती हैं। तो जब आप प्राणायाम करते हैं तो इसीलिए आपकी एब्डोमिनल मसल्स की टोनिंग हो जाती है, पेट अंदर चला जाता है। तो रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स हमारी स्ट्रांग होती हैं। ऐसे लेते हैं तो हमारी ये गर्दन की मसल्स स्ट्रांग होती हैं। तो हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स जो हैं वो स्ट्रांग हो जाती है, लंग का स्टेमिना स्ट्रांग हो जाता है। तो गलती से भी अगर ज़िंदगी में कभी किसी बीमारी से आपको आईसीयू में भर्ती होना पड़ा तो आपका रेस्पिरेटरी मसल्स फटीग नहीं होगी। और रेस्पिरेटरी मसल्स फटीग नहीं होगी यानी रेस्पिरेटरी मसल्स आपकी स्ट्रांग हैं, लंग का स्टेमिना स्ट्रांग है, तो आईसीयू किसी भी बीमारी से आप चले जाएंगे। आपको हर चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन दोस्तों वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेंटिलेटर की ज़रूरत कब पड़ती है? जब आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स की फटीग हो जाती है। और इसलिए रेस्पिरेटरी मसल्स की फटीग को बचाना है तो रेस्पिरेटरी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा। जैसे आप बाइसेप्स इस्तेमाल करते हैं प्राणायाम से, उसी तरह लंग का स्टेमिना और लंग की रेस्पिरेटरी मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो अभी टाइम है दोस्तों, बच्चों खासकर तीसरी लहर आने में योग करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, आसन करिए और अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करिए, अपने लंग की इम्यूनिटी को मजबूत करिए, अपनी रेस्पिरेटरी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करिए। इस समय बाइसेप्स बनाने का नहीं है। कौन सी मसल्स बनाने का है? रेस्पिरेटरी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि कोरोना सीधा हमला कहाँ करता है? फेफड़े पे करता है। रेस्पिरेटरी मसल्स को कमज़ोर करता है, उनको स्ट्रॉन्ग करना है। गलती से कोरोना हो भी जाए तो आप तुरंत ठीक हो जाएं, आपको ना आईसीयू में जाना पड़े ना वेंटिलेटर पे जाना पड़े। तो आपके पास तीसरी लहर से बचने के लिए मैंने 3 रास्ते बता दिए। नंबर 1 बायोलॉजिकल वैक्सीन, यानी जो कोविशील्ड या कोवैक्सीन या स्पुतनिक वैक्सीन है वो जल्दी से जल्दी लगवाइए। 18 साल से नीचे अभी इंतजार कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं अब गर्भवती महिलाओं के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध है, प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स के लिए भी उपलब्ध है, 18 साल से सबको ऊपर उपलब्ध है। केवल और केवल 18 साल से नीचे के लोग बचे हैं जिनके लिए वैक्सीन नहीं है, वो भी जल्दी आने वाली है। तो एक हो गया तीसरी लहर से बचने के 3 उपाय क्या है? नंबर 1 उपाय है बायोलॉजिकल वैक्सीन। तो जहाँ भी आपको मौका मिले वैक्सीन लगवाइए, एक बात। दूसरी है सोशल वैक्सीन। सोशल वैक्सीन जैसा मैंने बताया कि घर से बाहर निकलेंगे, सोशल वैक्सीन एकदम ध्यान रखिए, मास्क लगाइए, हाथ मत मिलाइए, हाथ धोते रहिए और 2 गज की दूरी बना के रखिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाइए। तो ये हो गई नंबर 2 सोशल वैक्सीन। और तीसरी मैंने अभी अभी जो बताई वो है इम्यूनिटी की वैक्सीन, जिसमें कुछ खाने वाली चीज़ें हो गई, कुछ एक्सरसाइज हो गई। योग, आसन, प्राणायाम मैंने सब बता दिया। खाने की मैं एक टिप बता के अपनी बात समाप्त रखता हूँ। खाने में मेरा, आपने देखा होगा डाइटिशियन के, आपने लेक्चर सुने होंगे, महक जी ने तमाम सारे इंटरव्यू डाइटिशियन के लिए होंगे और डाइटिशियन ने बड़ा लंबा चार्ट बनाए होंगे, ये बताए होंगे और अंकुरित से शुरू किया होगा और पता नहीं कहाँ तक पहुँचाया होगा, हल्दी के दूध तक। ये सब छोड़िए, छोटी टिप्स मैं बता देता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल। अपनी डाइट से आप 3 सफ़ेद चीज़ें हटा दीजिए। ये सबके लिए है, बच्चों के लिए भी बड़े। अपनी डाइट से 3 सफ़ेद चीज़ें आप हटा दीजिए। सफ़ेद नमक हटा के सेंधा नमक का इस्तेमाल करिए, सफ़ेद चीनी हटा के आप गुड़ का इस्तेमाल करिए और सफ़ेद मैदा हटा के आप जो अनाज का आटा होता है, खासतौर पर मल्टीग्रेन आटा, वो इस्तेमाल करिए। तो मैंने 3 चीज़ सफ़ेद हटाई और उसके 3 ऑल्टरनेटिव आपने दिए। सफ़ेद नमक हटाया, सेंधा नमक आ गया, सफ़ेद चीनी हटाई, गुड़ आ गया, और सफ़ेद मैदा हटाई तो सफ़ेद आटा आ गया या मल्टीग्रेन आटा आ गया। अब 3 सफ़ेद चीज़ें बहुत खाइए जब जहाँ मौका मिले। सफ़ेद रंग का दूध, सफ़ेद रंग का दही या मट्ठा, सफ़ेद रंग का पनीर खाते रहिए आप। प्रोटीन का भरपूर सोर्स हो गया, ये वेजिटेरियन सोर्स ऑफ पनीर है, अब प्रोटीन है, बहुत इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और 3 चीज़ें और कर लीजिए दिन भर में। शाम ढले तो आप पूछिए अपने से कि क्या आज मैंने हरी सब्जी खाई है? एक हरी सब्जी रोज़ खाइए। क्या मैंने एक दाल किसी मील में खाई है? एक मील में, चाहे सुबह का, चाहे दोपहर का, शाम का, कोई दाल जरूर खाइए। और तीसरी चीज़, एक फल जरूर खाइए, कोई भी फल। फल कहने का मतलब लोग तुरंत सेब समझ लेते हैं। मैं नहीं कहता आप 250 रुपये किलो सेब खाइए, जी नहीं। आम चल रहे हैं, आम खाइए, क्या दिक्कत है? 1 नहीं 4 खाइए, क्या दिक्कत है? तो मिनिमम 1 हरी सब्जी रोज़ खाइए, एक दाल जरूर खाइए। दाल का भी रोज़ मन नहीं है तो दाल की जगह चना या राजमा भी आप कर सकते हैं, मटर कर सकते हैं। और एक फल जरूर खाइए। तो 3 सफ़ेद चीज़ें हटाइए, 3 सफ़ेद चीज़ें जोड़िए, 3 सफ़ेद एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़िए और 1 हरी सब्जी, 1 दाल और 1 फल, ये डाइट में कर लीजिए। अब आप हो गए बहुत डाइट से मजबूत, भयंकर इम्यूनिटी हो गई। हाँ, बच्चों के लिए ज़रूर है, अरे कभी कभी मन कर रहा है पिज़्ज़ा का तो खा लीजिए, लेकिन अंकल आंटी या मम्मी से बनवा के, दादी मौसी बुआ, उनसे बनवा के। समस्या सब यही है कि जब हम बाज़ार की चीज़ खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है। तो कृपया बाज़ार की चीज़ें और ये जो ऑनलाइन होता है ना, क्या होता है वो, ज़ोमैटो और ये सुगैबी पता नहीं क्या क्या, हाँ जी, तो ये सब छोड़िए।
आपके घर में जितना अच्छा जोमेटो है, मम्मी दादी नानी, उनसे अच्छा जोमेटो वाले क्या आपको खिला पाएंगे? अरे 1.5 महीना बासी पुराना आपको दे देते हैं। आपको पता है ये पिज़्ज़ा बेस की जो ब्रेड बनी हुई है, ये पता नहीं 1 महीने पुरानी है कि 2 महीने पुरानी है। तो जो बना खाइए मम्मी से। समस्या देखिए उसी दिन से शुरू हो गई थी। मैंने कहा जिस दिन से आंटी ने चिप्स बनाने बंद कर दिए और अंकल चिप्स मार्केट में आ गए, तो यही समस्या है। तो कृपया ऐसा मत करिए, आंटी को पुनः चिढ़ाइए, आंटी जी कहाँ गए आपके चिप्स? तो आंटी से चिप्स बनाइए, मम्मी से टिक्की बनवाइए, समोसा बनवाइए, सब कुछ बनवाइए, खाइए सब। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप बर्गर भी खाइए, पिज़्ज़ा भी खाइए, सब खाइए, लेकिन घर का बना खाइए, मम्मी से बना के खाइए कभी कभी, और बैलेंस रखिए। आपने अगर पिज़्ज़ा खाया है तो फिर हरी सब्जी भी एक दूसरे मील में ले लीजिए। अब ये नहीं कि सुबह बर्गर, दोपहर पिज़्ज़ा और शाम को कुछ और, ये सब नहीं चलेगा। पूरे दिन में बैलेंस चलेगा, थोड़ा तेरा थोड़ा मेरा, थोड़ा बच्चों का थोड़ा डॉक्टर सूर्यकांत का, बैलेंस बना के रखिए। शाम होते होते, रात होते ज़रूर पूछिए आज मैंने हरी सब्जी खाई कि नहीं खाई? नहीं खाई, मम्मी हरी सब्जी बनाओ, आज मेरा रह गया। आज मैंने दाल ली कि नहीं? दाल बनाओ, मेरी दाल का कोटा रह गया। मैंने एक फल खाया कि नहीं खाया कोई? तो फल ज़रूर खाएं। इतना सब करते रहिए। और तीसरी लहर से बचने के मैंने कितने उपाय बताए? 3 उपाय, बायोलॉजिकल वैक्सीन, सोशल वैक्सीन और इम्यूनिटी की वैक्सीन। इन तीन तरीके हैं तीसरी लहर से बचने के लिए। आप तीनों अपनाइए और आप देखिए, मैं गारंटी देता हूँ, कहिए तो उस पर स्टैम्प पेपर पे आपको लिख के दे दूँ कि आप बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे तीसरी लहर से। और सबने, अगर पूरे उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों ने अगर ये 3 नियम अपना लिए, तीसरी लहर से बचने के 3, डॉक्टर सूर्यकांत के 3 उपाय अगर आपने अपना लिए, तो तीसरी लहर आएगी नहीं। आएगी भी तो घर पे जैसे कोई दस्तक देता है ना, आप दरवाज़ा नहीं खोलते हैं, तो दस्तक दे के वापस चली जाएगी। नमस्कार। बहुत ही बेहतरीन और महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई डॉक्टर साहब के द्वारा। बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी आप इसका ज़रूर पालन करें, और कोरोना वायरस की तीसरी लहर आपके घर दस्तक देने आएगी पर छू नहीं पाएगी। डॉक्टर साहब, ये तो हमने जनता के लिए एक प्रोटोकॉल बता दिए, पर अगर हम बात करें, आप कोरोना टास्क फोर्स के हेड हैं, और हमारी यानी हेल्थ डिपार्टमेंट की क्या तैयारियां हैं तीसरी लहर से लड़ने के लिए? देखिए, दोनों चीज़ों, बात तो सही होती है कि जनता की क्या भागीदारी है, यानी समाज की क्या भागीदारी है, और सरकार की क्या तैयारी है। देखिए, सरकार की तैयारी, हम जैसे कहते हैं ना, एक घर में हमने बारात बुलाई और बारात 50 बारातियों की बजाय 500 आ गई, तो हमारी कितनी भी अच्छी तैयारी हो, तहस नहस हो जाती है। तो हमें इस बार सरकार ने तैयारी की है। हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में हमारा एक 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू वार्ड तैयार है बनके, क्योंकि इस बार सोचा गया कि चूंकि 18 साल से नीचे बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है, तो शायद बच्चे इस बार ज़्यादा संक्रमित होंगे। हालांकि मैं इस सोच के खिलाफ हूँ। बच्चों को मैंने अपनी बहुत सारी चीज़ें बता दी, बच्चे प्रोटेक्ट रहेंगे। इस बार भी पहली लहर से बच्चे बच गए, दूसरी से भी बच गए, तो तीसरा कोई पीडियाट्रिक वेरिएंट थोड़ी आ रहा है जो सूंघ लेगा महक जी, ये बच्चा है चलो इसमें घुसो, और ये बड़े हैं इनको छोड़ दो। ऐसा नहीं होगा। तो मैं इस थ्योरी के खिलाफ हूँ। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में अकेले डॉक्टर सूर्यकांत हैं जो इस थ्योरी को नकारते हैं। मैं तो बहुत सी चीज़ों को, मैंने तो रेमडेसिविर भी नकार दिया था, बहुत सी चीज़ों को नकार देता हूँ मैं, तो इसको भी मैं नकारता हूँ। तो सरकार की तैयारी है। बड़े बड़े जो टर्शरी केयर सेंटर हैं वहाँ पर, जैसे हमारे लखनऊ में बात करें तो संजय गांधी पीजीआई हो, चाहे लोहिया हो, चाहे केजीएमयू हो, हमारा पीडियाट्रिक वार्ड तैयार है, आईसीयू तैयार है। और दुनिया का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल, 1100 बेड का कोविड अस्पताल हमारा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी बन के तैयार है पूरी तरह से। और हम सब लोग थोड़ा सा भी रिलैक्स हैं, लेकिन लापरवाह नहीं हैं, पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। और ईश्वर न करे कभी ऐसी नौबत आए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक कोरोना वार्ड का अभी बनारस अपने संसदीय क्षेत्र में उद्घाटन किया, और उन्होंने कहा चिकित्सकों को संबोधित करते हुए कि मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि इस बेड पर कोई लेटे ना। तो मैं भी यही प्रार्थना करूंगा कि हमारा आईसीयू बना रहे, साफ़ सुथरा रहे, इस पर कोई ना आए। और बाकी प्रदेश में भी तैयारियाँ चल रही हैं, ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जा रहे हैं। अभी देखिए, छोटे छोटे जो अस्पताल हैं, इवन मैंने अभी सुना था कि भावराव देवरस अस्पताल छोटा सा अस्पताल है, लेकिन यहाँ भी एक ऑक्सीजन प्लांट लगवा दिया गया है। तो ऐसी बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं, ऑक्सीजन के संबंध में भी, बेड्स के संबंध में भी, हेल्थ केयर स्टाफ के वर्क संबंध में भी। बाकी सब लोगों की सरकार की तैयारियां तो अच्छी चल रही हैं। सरकार आगाह भी कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी तो बिल्कुल घर में जैसे बाबा दादा होते हैं उसकी तरह रोज़ बड़ी हुई दाढ़ी लेके आ जाते हैं कि भाई बच के रहो। और क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री यही कह सकते हैं, बड़ा घर का मुखिया जैसे कह सकता है उस तरह आके कहते हैं आपको बचिए। हम भी यही कह रहे हैं। तो बाबा जी की बात मान लीजिए और अंकल जी की बात मान लीजिए, बस हमारा आप बच जाएंगे कोरोना से। तो अब हम डॉक्टर साहब से आखिरी सवाल करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, केजीएमयू में आपके नेतृत्व में पोस्ट कोविड क्लिनिक चलाई जा रही है, तो इससे अब तक कितने लोगों को लाभ मिल चुका है, और ये
कब तक आगे चलती रहेगी, इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दीजिए। महक जी पूरी रिसर्च करके आई हैं जी। हर मंगलवार को यहाँ पोस्ट कोविड क्लिनिक चलाई जा रही है और 2 मंगल अभी निकल चुके हैं। भारी संख्या में, जितनी संख्या में लोग फिजिकल नहीं आते हैं उससे ज़्यादा संख्या में डिजिटल बात करते हैं, और हमारी जो डिजिटल ओपीडी है वो भी साथ में चल रही है। तो उसके साथ साथ भी देखें, इसके साथ साथ भी देखें तो मुझे लगता है कि एक हफ्ते में कम से कम करीब 84-85 लोग जो हैं वो कंसल्ट करते हैं, डिजिटल और फिजिकल मिला के। तो लगभग ये संख्या अभी बढ़ने ही वाली है, हमको लगता है ये एक सप्ताह में 100 के करीब संख्या होने वाली है। तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, उन्होंने अपना हमें महत्वपूर्ण कीमती समय दिया और जानकारी दी। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सूर्यकांत जी। मैं महक शर्मा, कैमरा पर्सन नितिन के साथ।